नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है मध्य प्रदेश के साहित्यकार एवं उनकी कृतियों के बारे में। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें किन किन बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत। तो दोस्तों, हम बात करेंगे प्रमुख साहित्यकार के बारे में, जिसमें हम जानेंगे प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन एवं लोक साहित्यकार के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे साहित्य कला से जुड़ी संस्थाओं के बारे में। साहित्य सृजन पीठ को भी हम देखेंगे और साहित्यकारों से संबंधित जो भी समारोह मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किए जाते हैं उनकी चर्चा भी हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, जिसमें प्रमुख साहित्यकार को उनके कालक्रम के अनुसार हमें बताया गया है। आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा साहित्यकार प्राचीन कालीन साहित्यकार है या लोक साहित्यकार है, आधुनिक साहित्यकार है, तो आपको इनको इस प्रकार से कैटेगराइज करके भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्राचीन कालीन साहित्यकार में किस किस को हम शामिल करके देखेंगे। तो हम बात करेंगे कालिदास की, भर्तृहरि की, बाणभट्ट, भवभूति एवं राजशेखर की। तो इन नाम को ध्यान रखना है। प्राचीन कालीन साहित्यकार में किस किस को ध्यान रखना है? कालिदास, भर्तृहरि, ठीक, बाणभट्ट, भवभूति, राजशेखर। ये तो हुए प्राचीन कालीन साहित्यकार। हमें चर्चा यहीं सीमित नहीं रखनी है, विस्तार से हम इनकी चर्चा भी करने वाले हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, किस साहित्यकार के नाम पर कौन सा समारोह आयोजित किया जाता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हम अपने इस वीडियो के दरमियान ही करेंगे। फिलहाल हम देख लेते हैं कालक्रम के आधार पर साहित्यकार को। मध्यकालीन साहित्यकार में दोस्तों कौन कौन शामिल है? केशव, पद्माकर, भूषण, राजा भोज। क्या क्या देखा? केशव, पद्माकर, भूषण एवं राजा भोज। इसी प्रकार से यदि हम बात करें आधुनिक साहित्यकार की, तो इनमें दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, वाल कृष्ण शर्मा नवीन, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध शामिल हैं। तो इनके नाम आपको आधुनिक साहित्यकार के रूप में ध्यान रखने हैं। और लोक साहित्यकार की बात करें तो जगनिक, सिंगाजी, घाघ, ईसुरी, ये सभी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार हैं। तो दोस्तों, अब हमें विस्तार से चर्चा करनी है मध्य प्रदेश के प्राचीन काल के साहित्यकारों के बारे में। इसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे कालिदास जी की। तो ध्यान रखना है, जो महाकवि कालिदास है, इन्हें हम महाकवि कहते हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, वे कहाँ के रहने वाले थे? तो वे उज्जैन के रहने वाले थे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल संस्कृत विद्वान थे। ध्यान रखें, जो कालिदास हैं वे संस्कृत विद्वान थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में शामिल थे। और एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। और इन्होंने ना सिर्फ महाकाव्य बल्कि नाटक और खंड काव्य की रचना की है। ठीक, तो महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक की रचना करी है कालिदास जी ने। यदि हम बात करें कालिदास जी के प्रमुख महाकाव्यों के बारे में, तो उसमें हम बात करेंगे रघुवंश की, जो कि एक महाकाव्य है। दोस्तों, यहाँ पर ना सिर्फ महाकाव्य दिए गए हैं टेबल में, बल्कि नाटक एवं खंड काव्य साथ में ही दिए गए हैं, लेकिन हेडिंग में यहाँ पर महाकाव्य दिया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम चर्चा करते हुए बताते चलेंगे कौन सा महाकाव्य है, कौन सा नाटक है, कौन सा खंड काव्य है। जैसे कि रघुवंशम, यह दोस्तों महाकाव्य है। यदि इसके संबंध में विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों, रघुवंशम के अंतर्गत महाराजा दिलीप से लेकर रघुवंश के अन्य राजाओं का सुंदर वर्णन है। तो रघुवंश के नाम से ही समझ में आता है, इस महाकाव्य में रघुवंश और उससे संबंधित राजाओं का वर्णन है। और राजा दिलीप, महाराजा दिलीप से शुरुआत की गई है। फिर बात करते हैं कुमार संभव महाकाव्य की। तो दोस्तों, कुमार संभव महाकाव्य में
शिव पार्वती विवाह और तारकासुर वध की कथा का वर्णन है। ध्यान रखना है, प्रश्न बन गया यदि कि शिव पार्वती विवाह या तारकासुर वध की कथा का वर्णन निम्न में से किस महाकाव्य में है, तो आपको ध्यान रखना है इसका वर्णन किस में है, कुमार संभव में है। यह भी ध्यान रखना है जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं वे महाकवि कालिदास द्वारा रचित हैं। ठीक है, फिर बारी आती है अभिज्ञान शकुंतलम की, जो कि एक नाटक है। इसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है और दोस्तों अंग्रेजी भाषा में भी अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया गया है। ठीक, मालविकाग्निमित्रम नाटक की यदि हम बात करें तो इसमें दोस्तों मालविका और शुंग वंश के शासक अग्निमित्र की कहानी वर्णित है। यदि आप मालविकाग्निमित्रम का संधि विच्छेद करेंगे तो आप मालविका और अग्निमित्र का नाम आसानी से डिकोड कर पाएंगे। फिर बारी आती है विक्रमोर्वशीयम, जो कि नाटक है इसकी। तो दोस्तों विक्रमोर्वशीयम में मृत्यु लोक के राजा पुरुवा तथा देवलोक की अप्सरा उर्वशी की कहानी है। विक्रम और उर्वशी, जब संधि विच्छेद आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे, उर्वशी नाम यहाँ से निकलकर सामने आ जाएगा। तो राजा पुरवा और देवलोक की अप्सरा उर्वशी की कहानी। राजा पुरवा मृत्युलोक के थे, जो अप्सरा उर्वशी है वह देवलोक की थी। तो इनकी कहानी का वर्णन मिलता है विक्रमोर्वशीयम नाटक में। फिर बारी आती है खंड काव्य ऋतु संहार की। इसमें कालिदास ने बसंत ऋतु को ऋतुराज बताया है, इसमें ऋतु संहार में, जो कि एक खंड काव्य है। फिर मेघदूत खंड काव्य की बात करें दोस्तों तो इसमें यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी विंध्याचल पर्वत से मेघ या बादल के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का वर्णन करते हैं। और जो मेघदूत खंड काव्य है इसमें बेतवा नदी का भी वर्णन है। तो बेतवा नदी के परिप्रेक्ष्य में आपको मेघदूत खंड काव्य को जरूर याद रखना है। इसमें क्या है, बादल के माध्यम से संदेश भेजने का, संदेश प्रेषित करने का वर्णन है। यक्ष अपनी प्रेमिका को रामगिरी विंध्याचल पर्वत से संदेश प्रेषित करता था बादलों के माध्यम से। तो ये तो बात हुई दोस्तों कालिदास जी के बारे में। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करने वाले हैं भर्तहरि के बारे में, जिनका जन्म दोस्तों हुआ था उज्जैन में और समाधि स्थल है सरिस्का राजस्थान में। तो इतना आपको जरूर ध्यान रखना है कि भर्तहरि का संबंध कहाँ से है, उज्जैन से है। उज्जैन में इनका हुआ था जन्म। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए इनकी रचनाओं में लास्ट में शतक देखने को मिल जाएगा। तो एक कॉमन पॉइंट है, शतक दिखेगा तो आप भर्तहरि अनुमान लगा पाएंगे। ठीक, मुख्य रूप से भर्तहरि हो सकता है, यदि किसी और की रचनाओं में शतक है तो मैं आपको इस बात की जानकारी फिलहाल नहीं दे सकता, लेकिन भर्तहरि की रचनाओं के पीछे आपको शतक देखने को जरूर मिल जाएगा, जैसे कि श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। इन्हें शतक त्रयी के नाम से जानते हैं। शतक त्रयी किसे कहते हैं, भर्तहरि को कहते हैं। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बारी आती है बाणभट्ट की। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट और हर्षवर्धन ने इन्हें कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी थी। तो चक्रवर्ती की उपाधि किसे मिली थी, बाणभट्ट को मिली थी, जो कि दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उम्मीद है इतनी बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। और बाणभट्ट को दोस्तों बाणा भट्टा भी कहा जाता है, जिसके नाम पर वाण सागर परियोजना का नामकरण किया गया। अब आपको बताना है कि वाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। इसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। और दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि सर आप एमपी के एमसीक्यू की सीरीज भी लेकर आएं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाली टैब में जाएंगे और वहां पर आप पाएंगे कि आपको ना सिर्फ एमपी जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पूरी एक सीरीज है, बल्कि उसमें यूनिट 9 जो मैं पहले कवर करा चुका हूं, अभी भी यदि संभव हो सकेगा तो मैंने जो शुरुआत की है उसको मुकाम तक पहुंचाऊंगा, फिर से करा दूंगा। यूनिट 7 भी मैंने कवर कराई हुई है। तो बहुत सारा कंटेंट आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको हमारी प्लेलिस्ट वाली टैब में जाना है और वहां पर चीज़ों को खोजने का प्रयास करना है। बड़ी ही आसानी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एमपी जीके से संबंधित जो एमसीक्यू हैं उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत सारे एमसीक्यू की चर्चा हमने बहुत डिटेल में की हुई है।
तो वहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों बाणभट्ट का जो प्रकृति चित्रण है बहुत मनोहारी था। उन्हें साहित्य के वनांचल का केसरी कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य के वनांचल का केसरी किसे कहते हैं? तो बाणभट्ट को कहते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो हर्ष चरित्र, कादंबरी और चंडी शतक, ये हैं बाणभट्ट की रचनाएं। अब बात करते हैं अगले प्राचीन कालीन साहित्यकार में भवभूति की। तो दोस्तों भवभूति महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा विदर्भ क्षेत्र के निवासी थे और भारतीय मिल्टन के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है, भारतीय मिल्टन। किसे कहते हैं भारतीय मिल्टन? तो भवभूति को भारतीय मिल्टन के नाम से जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम था दोस्तों श्रीकंठ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि भवभूति की रचनाओं की बात करें तो मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित्र प्रमुख हैं। दोस्तों रचनाओं से अक्सर एमपीपीएससी प्रश्न पूछता है कि यह रचना निम्न में से किस साहित्यकार की है, तो आपको इनको जरूर ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं राजशेखर की। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं दोस्तों राजशेखर, और त्रिपुरी के कलचुरी वंश के युवराज देव प्रथम और प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महीपाल के दरबार में थे राजशेखर। इतना भी आपको ध्यान रखना है कि कलचुरी राजवंश जो कि त्रिपुरी का है, वहाँ के युवराज देव प्रथम के दरबार में थे। साथ ही साथ प्रतिहार वंश के राजा महेंद्रपाल, साथ ही साथ महेंद्रपाल के पुत्र महीपाल के दरबार में भी राजशेखर रहते थे। इनकी रचनाओं में दोस्तों काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी में आपको कलचुरी वंश का वर्णन मिलेगा, बाल रामायण और बाल महाभारत शामिल है। तो इतने पॉइंट आपको राजशेखर के बारे में ध्यान रख लेने हैं, ठीक दोस्तों। अब बात करते हैं मध्यकालीन साहित्यकार के बारे में। अब तक हम चर्चा कर चुके हैं प्राचीन कालीन साहित्यकार के बारे में। मध्यकालीन में सबसे पहले बात करेंगे केशव दास की। दोस्तों केशव दास को मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था, याद रखना है। और केशव दास को कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत। ये नाम जरूर याद रखने हैं। कैसे वनांचल का केसरी कहते हैं, जैसे कि बाणभट्ट को कहते हैं, ठीक। कठिन काव्य का प्रणीत किसे कहते हैं, तो केशव दास को कहते हैं। तो इन चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है। और दोस्तों ओरछा के नरेश इंद्रजीत के दरबार में राजकवि थे केशव दास, ठीक। तो याद रखना है इंद्रजीत ओरछा के नरेश थे और केशव ने दोस्तों श्रृंगार रस में अधिक रचनाएं लिखी हैं। तो इस फैक्ट को भी आपको नहीं भूलना है, ठीक। और केशव दास ने अपनी रचनाओं में बुंदेली, मिश्रित तथा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रचनाओं की बात करें जिनको आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, तो केशव दास की रचनाओं में कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रत्न बावणी, छंदमाला, नक्सिक आदि हैं। तो इन रचनाओं को भी आप ध्यान रखें। और फिर बात करते हैं पद्माकर की, जिनका जन्म हुआ था सागर में। दोस्तों जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखना है, कविराज शिरोमणि किसे कहते हैं? पद्माकर को कहते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगत विनोद, राम रसायन, हित उपदेश, पद्मावरण, प्रबोध पचासा प्रमुख हैं। किसकी रचनाओं की बात करी हमने? पद्माकर की रचनाओं की बात करी है। फिर राजा भोज दोस्तों मध्यकालीन साहित्यकार हैं, इनको आपको ध्यान रखना है राजा भोज के बारे में, ठीक। दोस्तों राजा भोज का जन्म हुआ था उज्जैन में और ये परमार वंश के महान शासक के साथ साथ साहित्य में भी रुचि रखते थे। तो याद रखना है राजा भोज परमार वंश के हैं और इनका जन्म हुआ है उज्जैन में। रचनाओं की बात करें तो सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, समरांगन सूत्रधार और श्रृंगार प्रकाश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं की तो बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये थे राजा भोज। फिर बात करते हैं भूषण की। दोस्तों इनका उपनाम था जटाशंकर, ये सबसे पहले ध्यान रख लें। और जन्म कानपुर के निकट माना जाता है, किसी को एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात नहीं है,
तो अनुमान के आधार पर, संभावनाओं के आधार पर बताया जा रहा है। खैर, जटाशंकर नाम आपको इनका ध्यान रखना है कि भाई भूषण का उपनाम है जटाशंकर। भूषण को बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था। और दोस्तों, चित्रकूट को सोलंकी राजा ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक नहीं है। चित्रकूट के सोलंकी राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि से नवाजा था। और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें दोस्तों हिंदू जाति की प्रतिनिधि कवि कहा है। किसे कहते हैं हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि? भूषण को कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा है कि भाई इन्हें हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि के रूप में देखा जाना चाहिए। और दोस्तों, भूषण ने वीर रस प्रधान काव्य लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा और भूषण विलास शामिल है। तो ये तो बात हुई मध्यकाल के साहित्यकार के बारे में। अब बात करते हैं आधुनिक साहित्यकारों की, जिसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं माखन लाल चतुर्वेदी की। जन्म हुआ था 1889 में बबई होशंगाबाद में। कर्म भूमि कौन सी रही है? खंडवा रही है। आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। इन्हें कहते हैं भारतीय आत्मा। प्रभा पत्रिका का संपादन भाई इनने खंडवा से किया था, जबकि कर्मवीर का संपादन किया था जबलपुर से। अब आपको ध्यान रखना है भाई, इनके लिए 1955 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्यों मिला था? हेम तरंगिणी कविता संग्रह के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये चीज भी ध्यान रखनी है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हेम तरंगिणी कविता संग्रह के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को मिल गया था 1955 में। और इनकी रचनाओं की बात करें तो कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा, दीप से दीप जले, हेम तरंगिणी, साहित्य देवता प्रमुख हैं। फिर गजानंद माधव मुक्तिबोध। क्या गजानंद माधव मुक्तिबोध? श्योपुर जिले में जन्म हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता हुआ आदमी, विपात्र आदि गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। इसी क्रम में बात करनी है सुभद्रा कुमारी चौहान की। जन्म हुआ था प्रयाग में 1904। इलाहाबाद के पास कर्म स्थली या कार्य स्थली रही है जबलपुर। विवाह हुआ था खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। और दोस्तों, 1948 की बात है। 1948 में सिवनी में कार दुर्घटना में सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादिनी और जलियांवाला बाग। फिर बारी आती है हरिशंकर परसाई की। जन्म हुआ था जमानी गांव, होशंगाबाद जिले में। इन्होंने वसुधा तथा प्रहरी नामक पत्रिका का संपादन जबलपुर से किया। ध्यान रखना है, वसुधा और प्रहरी पत्रिका किसकी है? तो हरिशंकर परसाई की है। संपादन किया था इन्होंने इनका जबलपुर से। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो तट की खोज, निठल्ली की डायरी, टॉर्च बेचने वाला, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का तावीज, ठिठुरता गणतंत्र, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना और निंदा रस प्रमुख रचनाएं हैं हरिशंकर परसाई की। दोस्तों, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, रचनाओं से प्रश्न एमपीपीएससी अक्सर पूछता है, तो आपको हर साहित्यकार की रचनाएं जरूर ध्यान रखनी है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं शरद जोशी के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म हुआ था उज्जैन में। कब हुआ था? 1931 में। दोस्तों, सन याद रखना उतना आवश्यक नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि शरद जोशी का संबंध किस जिले से है? उज्जैन जिले से है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। फिर इन्हें 1990 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस बात को भी आप ध्यान रखते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शरद जोशी जी की रचनाएं। हर साहित्यकार की रचनाएं तो आपको ध्यान रखनी ही है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियां, एक था गधा, अंधों का हाथी, तिलिस्म जादुई दुनिया, फिर किसी बहाने, राह किनारे बैठे और मैं और केवल मैं। तो ये इतनी इनकी रचनाएं हैं। किनकी रचनाएं हैं? शरद जोशी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर बारी आती है बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की।
ध्यान क्या रखना है, जन्म हुआ था शाजापुर जिले में, और शाजापुर जिले में भी मयाना ग्राम में। कब हुआ था, वर्ष 1897 को हुआ था। आपको ध्यान रखना है शाजापुर जिला और मयाना वहां का गांव, इतना आप याद रखें बालकृष्ण शर्मा नवीन के बारे में। ये चीज भी याद रख सकते हैं कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। ये ऐसे साहित्यकार हैं जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। और दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ प्रताप होना चाहिए दोस्तों, यहां पर प्रताप पत्रिका के सह संपादक भी रहे हैं। दोस्तों नवीन जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी पर 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग लिखे हैं। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, एमपीपीएससी इस प्रकार से प्रश्न पूछता ही और शायद पूछा भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, आपलक, उर्मिला। किनकी रचनाएं हैं, बालकृष्ण शर्मा जी की रचनाएं हैं। रचनाएं तो आपको सबकी याद कर ही लेनी है। फिर बारी आती है भवानी प्रसाद मिश्र की। होशंगाबाद आप नाम रखें याद जिले का, और होशंगाबाद का ही टिगरिया ग्राम भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म स्थल है, और 1913 में इनका जन्म हुआ था। कार्य क्षेत्र है वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में आता है, और इन्हें कहा जाता है सहजता का कवि। किसे कहते हैं सहजता का कवि, तो भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। 1942 में दोस्तों इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो गीत फरोश, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, कालजयी, गांधी पंचशती, ये प्रमुख रचनाएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की। फिर बारी आती है मुल्ला रामू जी की। भोपाल से संबंधित है, अर्थात भोपाल में इनका जन्म हुआ था वर्ष 1896 में। इनका पूरा नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामूजी था। क्या था, मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रामूजी। मुल्ला रामूजी का पूरा नाम है। भोपाल में इनका जन्म हुआ है, और ये गुलाबी उर्दू के जनक माने जाते हैं। प्रश्न बनेगा कि भाई गुलाबी उर्दू का जनक किसे कहते हैं, तो मुल्ला रामू जी का नाम आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं भी आप ध्यान रख लेंगे, लाठी और भैंस, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना। फिर श्री कृष्ण सरल की बारी आती है। अशोक नगर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था वर्ष 1921 में। सुभाष चंद्र, स्वराज तिलक, देश से प्यार और शहीद श्री कृष्ण सरल की प्रमुख रचनाएं हैं। श्री कृष्ण सरल की रचनाओं को भी आप ध्यान रख लें। फिर चर्चा करनी है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, प्रसिद्ध आलोचनाकार हैं। कर्म स्थली व मृत्यु स्थान रहा उज्जैन। इनकी रचनाएं दोस्तों पूर्व कवियों और लेखकों के नाम पर हैं। दोस्तों ध्यान रखना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की जो रचनाएं हैं पूर्व के कवियों और लेखकों के नाम पर है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, रस सिद्धांत आदि प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की। फिर बारी आती है बाल बैरागी की। जन्म हुआ था नीमच में। वास्तविक नाम है नंद राम दास। क्या नाम है वास्तविक, नंद राम दास। इस नाम को ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको नीमच जिला भी ध्यान रखना है। रचनाएं तो मैं आपसे शुरुआत से ही कहता आ रहा हूं, ध्यान रखना है। तो बाल बैरागी की रचनाएं कौन सी है, दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। फिर डॉक्टर श्री राम परिहार की चर्चा करें तो खंडवा जिले के फेफरिया कला में इनका जन्म हुआ था। निमाड़ी साहित्य में इनका प्रमुख योगदान है। और यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो कहे जन सिंगा बहुत महत्वपूर्ण रचना है। धूप का अवसाद, अंधेरे में उम्मीद, ये प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर श्री राम परिहार की। निमाड़ के अन्य साहित्यकारों की बात करें तो महादेव प्रसाद, प्रभाकर चौबे और गौरी शंकर शर्मा निवाड़ी के प्रमुख अन्य साहित्यकार हैं। इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बात करते हैं अमृतलाल बेगड़ की। दोस्तों अमृतलाल बेगड़ गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और चित्रकार हैं। दोस्तों चित्रकार भी हैं अमृतलाल बेगड़, इस चीज को आपको कदापि नहीं भूलना है।
अमृतलाल बेगड़ का जन्म हुआ था दोस्तों जबलपुर में। कब हुआ था? 1928 में, और 18 में इनका निधन हो गया लगभग 90 वर्ष की आयु में। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो तीरे तीरे नर्मदा और सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों अमृतलाल बेगड़ की, इनको आपको ध्यान रखना है। फिर अशोक बाजपेयी जी की बारी आती है। तो दोस्तों साहित्यकार अशोक बाजपेयी जी का जन्म छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुआ था। और दोस्तों पूर्व में अशोक बाजपेयी ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रह चुके हैं। रचनाओं की बात करें तो एक पतंग अनंत और तत्पुरुष, यह अशोक बाजपेयी जी की रचनाएं हैं, तो इतना आप ध्यान रख सकते हैं। फिर बारी आती है लोक साहित्यकारों की। अभी तो हमने चर्चा कर ली कालक्रम के आधार पर प्राचीन, मध्यकाल के और आधुनिक काल के साहित्यकार। शुरुआत में हमने देखा था फ्लो चार्ट में, हम लोक साहित्यकार की चर्चा भी करने वाले थे, तो वो समय आ गया है। चलिए बात करते हैं जगनिक की। संबंध कहाँ से है? बुंदेलखंड से है, और इनकी प्रमुख रचना आल्हा खंड आला गायन है, जिसमें 52 खंड है। कितने खंड हैं? 52 खंड है। और दोस्तों यह विश्व की सबसे लंबी कविता मानी जाती है। कौन? आला खंड। फिर बारी आती है सिंगा जी की। तो दोस्तों सिंगा जी निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख संत थे और निमाड़ का कबीर इन्हें कहा जाता है, जिनका जन्म हुआ था बड़वानी मध्य प्रदेश में। इन्हें निवाड़ क्षेत्र में पशु रक्षक देव के नाम से जाना जाता है, और इस नाम से और इसी कारण से इनकी पूजा भी की जाती है। यदि सिंगा जी की रचनाओं की बात करें तो 12 व 15 तिथि सिंगा जी की रचनाएं हैं। निमाड़ का कबीर कहते हैं, बड़वानी में जन्म हुआ था। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर बारी आती है घाघ की। इनके जन्म को लेकर विवाद है, तो इसमें हम नहीं पढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो घाघ हैं, इनकी कहानी कृषि से संबंधित है और अकबर के समकालीन रहे हैं। घाघ भादरी की रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, और नाम से ही समझ में आ रहा है घाघ मतलब घाघ जी की बात चल रही है। फिर ईसुरी की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म झांसी के मेंढकी गांव में हुआ था। बिल्कुल ध्यान रख लेना इस चीज को। पूरा नाम था हरताल ईसुरी। रचनाओं की बात करें तो ईसुरी की फाग, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सतसई। ईसुरी के समकालीन दोस्तों दो अन्य कवि भी हुए हैं, जिनका नाम है गंगाधर और ख्यालराम। दोस्तों इन तीनों को बुंदेलखंड में कहते थे बृहदत्रयी। बृहदत्रयी किसे कहते थे? ईसुरी, गंगाधर और ख्यालराम, इन तीनों को कहते थे बृहदत्रयी। तो इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों साहित्य कला से जुड़ी संस्थाओं की। सबसे पहले बात करेंगे रविंद्र भवन भोपाल की। शुरुआत करने से पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी कितनी सहायता कर रहा है। आपके कमेंट्स से ही तो हमें प्रेरणा मिलती है आगे लगातार काम करने के लिए। आप कमेंट्स नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, हमारे सवालों के जवाब नहीं देते, तो हमें थोड़ा सा हतोत्साहन मिलता है और हम उतनी एनर्जी के साथ फिर आपके लिए काम नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये चीज़ वीडियो में बढ़िया लगी है, आपको हेल्प हो रही वीडियो से, तो वो भी बता देनी है। यदि आपको कोई कमी लगती है तो उस कमी को भी आपको बताना है, ठीक। और ध्यान रखना है प्ले लिस्ट में आपके लिए बहुत सारा कंटेंट हमने तैयार किया हुआ है, आपको उसका भी लाभ लेना है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखें। चलिए चर्चा करते हैं रविंद्र भवन की। भोपाल में स्थित है और दोस्तों स्थापना हुई थी 1962 में, बनकर तैयार हुआ था 1959 में। उद्देश्य की बात करें तो यहाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा कलात्मक क्रियाकलाप होते हैं। रविंद्र भवन भोपाल 1962 में स्थापना हुई थी, इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर मध्य प्रदेश कला परिषद जो कि भोपाल में है 1952 में स्थापित है। उद्देश्य है राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना। राज्य की बात चल रही है दोस्तों, राज्य के अंदर की संगीत, नाटक, नृत्य और ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना यहाँ का उद्देश्य है। और सारी कलाओं को दिया जाएगा, ना सिर्फ राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास करेंगे। अकादमी किसी क्षेत्र की मोहताज तो होती नहीं है, प्रयास बहुत बृहद स्तर पर होते हैं, लेकिन प्राथमिकता क्षेत्र वाइज दे देते हैं कि जिस क्षेत्र में हमें वहाँ की गायन शैली, नाट्य शैली, नृत्य, ललित कलाओं को प्रोत्साहन तो देना ही देना है, ठीक है।
फिर मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद की स्थापना भी भोपाल में 1954 में हुई थी। आपको यहाँ सन जरूर याद रखने हैं। रविंद्र भवन स्थापना 1962, कला अकेडमी स्थापना 1952, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी स्थापना 1954। उद्देश्य क्या था? प्रदेश में हिंदी साहित्य के प्रोत्साहन व संरक्षण हेतु नए रचनात्मक एवं आलोचनात्मक साहित्य का प्रकाशन करना, ये उद्देश्य था मध्य प्रदेश की साहित्य परिषद का। फिर हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो भोपाल में है और वर्ष 1969 में स्थापित हुई थी। उद्देश्य क्या है? इस संस्था का कार्य हिंदी में विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाना है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में है, 1976 में स्थापित हुई थी। उर्दू साहित्य एवं संगोष्ठी को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। कालिदास अकादमी उज्जैन में है दोस्तों, स्थापना 1978 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? कालिदास तथा संस्कृत की गौरवपूर्ण कृतियों का विश्व की भाषाओं में अनुवाद तथा प्रकाशन का कार्य करना। भारत भवन की यदि हम बात करें तो भोपाल में है और स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1982 को। उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। वास्तुकार है चार्ल्स कोरिया और श्यामला हिल्स पर स्थित है। फिर बारी आती है मध्य प्रदेश सिंधी साहित्य अकादमी की, जो कि भोपाल में है, 1983 में हुई थी स्थापित। उद्देश्य है हिंदी, सिंधी, उर्दू, पंजाबी का एक मंच पर कविता, कहानी पाठ इत्यादि करना। फिर मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल में है दोस्तों, 85 में स्थापित हुई थी, 1985 में स्थापित हुई थी। उद्देश्य है संस्कृत साहित्य को बढ़ावा देने के लिए अकादमी व्याख्यान, परिचर्चा, समारोह, संगोष्ठी एवं पुरस्कार का आयोजन करना। ठीक। फिर मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल में है और वर्ष 1987 में स्थापित हुई थी। उद्देश्य है तुलसी साहित्य का प्रचार प्रसार करना। भोजपुरी साहित्य अकादमी भोपाल की बात करें तो वर्ष 2013 में हुई थी स्थापित। उद्देश्य था भोजपुरी भाषा के विकास हेतु इस अकादमी का गठन किया गया। तो ये तो हमने चर्चा कर ली है प्रमुख अकादमियों की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख सृजन पीठों की। सबसे पहले बात करेंगे निराला सृजन पीठ की। यह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भारत भवन भोपाल में स्थित है, तो आपको इनको जरूर याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, मैच द कॉलम टाइप में आ जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, कि मिलान कीजिए कौन सा गलत है कौन सा सही है। 4 विकल्पों में से सही गलत पूछ लिया जाता है, तो अलग अलग प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो निराला सृजन पीठ है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भारत भवन भोपाल में है। प्रेमचंद्र सृजन पीठ विक्रम विश्वविद्यालय में, और विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन में है। मुक्ति बोध सृजन पीठ दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में है। आपको बताना है ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ दोस्तों कहाँ पर है? जबलपुर में है। तुलसी सृजन पीठ चित्रकूट में ग्रामोदय विश्वविद्यालय, गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय में प्रस्तावित है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों साहित्य फटाफट हेडिंग के अंतर्गत साहित्यकार एवं उनसे संबंधित जिलों की, ताकि आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको नाम ध्यान रखना है माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र, इनका संबंध तीनों का है होशंगाबाद जिले से। फिर बाल कवि बैरागी का संबंध नीमच से है। शरद जोशी उज्जैन से संबंधित हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध शिवपुर से हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान इलाहाबाद और जबलपुर। बालकृष्ण शर्मा नवीन शाजापुर। मुल्ला रामूजी भोपाल। अशोक वाजपेयी दुर्ग छत्तीसगढ़ और बिहारी सप्रे ग्वालियर से संबंधित है। और माधवराव सप्रे का नाम भी आपको ध्यान रखना है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के दमोह जिले से है। फिर बारी आती है साहित्यकार एवं उनसे संबंधित समारोह की। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन सा समारोह किस स्थान पर होता है। ये टेबल तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप नजरअंदाज नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक, तो कालिदास समारोह उज्जैन में आयोजित होता है, पद्माकर सागर में, सुभद्रा कुमारी चौहान जबलपुर में, बालकृष्ण शर्मा शाजापुर में, माखनलाल खंडवा में, राजशेखर जबलपुर में।
ध्यान रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान और राजशेखर समारोह दोनों कहाँ आयोजित होते हैं, तो दोनों जबलपुर में आयोजित होते हैं। भवभूति समारोह ग्वालियर में होता है और केशव समारोह ओरछा में आयोजित होता है। फिर बात करते हैं साहित्यकारों के उपनाम या वास्तविक नाम की। तो दोस्तों हमने देख लिया है माखनलाल चतुर्वेदी को हम कहते हैं एक भारतीय आत्मा, कवि प्रदीप रामचंद्र द्विवेदी को कहते हैं बाल कवि बैरागी का नाम है वास्तविक नंद राम दास। मुल्ला रामू जी को गुलाबी उर्दू का जनक कहते हैं। भूषण को जटाशंकर या घनश्याम तिवारी, उपनाम है जटाशंकर और वास्तविक नाम है घनश्याम तिवारी, किसका, भूषण का। फिर भवभूति को दोस्तों श्रीकंठ भारतीय मिंटल कहते हैं। बाणभट्ट को बाना बत्ता और बनांचल का केसरी कहते हैं। अमृतलाल बेगर को कहते हैं नर्मदा पुत्र। सिंगा जी को कहते हैं नेवार का कबीर और कालिदास को कहते हैं भारत का शेक्सपियर। दोस्तों इन सब की चर्चा तो हमने बहुत विस्तार से पहले ही कर ली है और इनको आपको भूलना भी नहीं है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साहित्यकार एवं उनकी परीक्षा उपयोगी रचनाओं की, ऐसी रचनाएं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। आपको बाकी सारी याद करनी है लेकिन इनको तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिणी दीप से दीप जले, गजानंद माधव मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा और ब्रह्मा राक्षस, सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा, बिखरे मोती और मुकुल, हरिशंकर परसाई की रचना है भूत के पांव पीछे हंसते हैं रोते हैं। इसी प्रकार से शरद जोशी की रचना है अंधों का हाथी और तिलिस्म। बालकृष्ण शर्मा नवील की रचना है कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला, अपलक। भवानी प्रसाद मिश्र की है गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं। मुल्ला रामू जी की है लाठी और भैंस एवं अंगूरा। पद्माकर की रचना है गंगा लहरी, राम रसायन, कली पच्चीसी। केशवदास की रचना है रसिक प्रिया विज्ञान गीतिका, रामचंद्रिका। भवभूति की रचना है मालती माधव, उत्तर रामचरित। बाणभट्ट में ध्यान रखें हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक को। फिर दोस्तों आप भरथरी में ध्यान रखें श्रृंगार शतक और नीति शतक को। राजा भोज में सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण। कालिदास की है ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम। भूषण की रचना है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास। अटल बिहारी वाजपेयी की है मेरी 51 कविताएं। प्रयाग दत्त शुक्ला की है होशंगाबाद हुंकार, मध्य प्रांत मरीचिका। द्वारिका प्रसाद मिश्र की है द सर्च फॉर लंका और कृष्णायन। जगनिक की परमाल रासो याद रखनी है। श्री मित्र मिश्र की वीर मित्रोदय याद रखनी है। मित्र मिश्र की कौन सी रचना है, वीर मित्रोदय है। फिर शिवमंगल सिंह सुमन की कौन सी है, मिट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात और हिल्लोल। किसकी है मिट्टी की महिमा, मिट्टी की बारात और हिल्लोल, शिवमंगल सिंह सुमन की है। और मुल्ला दाऊद में आपको ध्यान रखना है चंदायन और ज्ञानदीप। घनश्याम सक्सेना में ध्यान रखना है जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्य। वृंदावन लाल वर्मा में याद रखना है झांसी की रानी, जो कि एक उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा की कौन सी रचना है, झांसी की रानी है। फिर दोस्तों परीक्षा विशेष में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकारों में निदा फाजली का जन्म दिल्ली में हुआ था, किंतु ग्वालियर में इन्होंने अपनी शिक्षा और अपना अधिकांश समय व्यतीत किया। किसकी बात चल रही है, निदा फाजली की बात चल रही है। फिर दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार, चित्रकार और पत्रकार रहे देवास जिले के प्रभु जोशी का निधन हुआ था 2021 में। तो प्रभु जोशी ध्यान रखना है किस जिले से संबंधित है, देवास जिले से संबंधित है। साहित्यकार, चित्रकार और पत्रकार रहे हैं। और दोस्तों डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का संबंध या नाता मध्य प्रदेश से रहा है। जन्म इनका हुआ था उत्तर प्रदेश में और 2022 में इन्हें व्यास सम्मान, 2004-5 में इन्हें शरद जोशी सम्मान प्राप्त हो चुका है। इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हमने पूरे तरीके से इस टॉपिक को कवर किया। यदि वीडियो आपको बढ़िया लगा हो, आपके एग्जाम की तैयारी में सहायक साबित हुआ हो, तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें जो आपकी ही तरह ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें हमारे चैनल पर पढ़ाया जाने वाला कंटेंट उनकी सहायता कर सके। तो ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए।
दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर हम आपके लिए निरंतर आपकी परीक्षा उपयोगी जानकारी पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।